नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं यूपीएसआई 2017 का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस कर रहा हूं। 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पेपर आपको पहले दे चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपका जो है वो जो जितने भी पेपर मैं करा चुका हूं 12 से लेके अब तक के सबके आपके जो है प्लेलिस्ट में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट जो है सारे क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत डिटेल में आपको जो है चीजों को बताया गया है। 16 की सेकंड शिफ्ट का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, यूपीएसआई 2021 के लिए आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। आपका इन दो नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है, लाइव क्लासेस नहीं होंगी आपकी, और आपका जो है पीडीएफ में आपको नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसको अपनी जीएस आपको ठीक करनी है, आप लगभग 30 प्लस अगर आपको क्वेश्चन करने हैं जीएस में, तो आप जो है ये बैच ज्वाइन जरूर करें। बाकी जब आपका जो है क्वेश्चन आप करके आएंगे, जब आप पेपर करके आएंगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कहां से पढ़ाई करी थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चनों को करने के तरीके होते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक संवैधानिक निकाय, सबसे पहले वो हमें हिंट ये दे रखा है, दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो क्या होती है, मतलब कि जिसका जो है जिसका उल्लेख जो है वो संविधान में किया गया हो। तो संवैधानिक जो निकाय होता है, संवैधानिक जो बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसमें ये कह रहा है कि डैश एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे अनुसूचित जाति एससी के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आपने अगर संविधान को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इन चारों में से संवैधानिक बॉडी कौन सी। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी अत्याचार रोकथाम, ठीक है, अत्याचार रोकथाम समिति, ये कोई भी संवैधानिक बॉडी नहीं है, हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। ठीक, थर्ड वो बोल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये गैर संवैधानिक बॉडी है। इतना याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक बॉडी है। जब मैंने संविधान पढ़ाया आपको तो उसमें मैंने संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय दोनों को अलग अलग करके पढ़ाया है, तो इसलिए आप देखिए जाके। अनुसूचित जाति योजना आयोग, ये भी आपका संवैधानिक बॉडी नहीं है। कौन सी संवैधानिक बॉडी है आपका बी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में जो है ये आपका दे रखा है। समझ में आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ऑप्शन के साथ खेलना है, और ऑप्शन के साथ अगर आप अच्छे से खेल लिए तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल जो पैक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपस में सहयोग होते हैं, उनको लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषय संसद द्वारा अधिनियम, मतलब ऐसे कौन से विषय हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से उनको लागू करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए उनको संसद जो है उन पर भी जो है कानून बना सकती है। कौन सा है? पहला वो कह रहा है कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, बिल्कुल सही बात है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए यदि कोई ट्रेड डील हो रही है और ये स्टेट लिस्ट में अगर है, स्टेट में आती है, तो इसको लागू किया, इसके लिए संसद कानून बना सकती है। अपहरण विरोधी अधिनियम, ठीक है, कि मतलब अपहरण विरोधी अधिनियम जो होता है, ये भी आपका जो है क्यू ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए आंसर इसका दोनों का ठीक है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कोई नहीं कर पाता है। इस चीज का आप बिल्कुल भी रिस्क तो लेना ही, दिमाग में ये सोचना ही मत। 35 क्वेश्चनों में आपको जो है 35 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ, इतने टफ के मतलब बहुत ही रेयर उसमें कैंडिडेट कर पाते हैं। और 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीएस में जो कि लगभग 60 to 70% कर लेते हैं, और उससे नीचे जैसे कि मान ले 15-16 क्वेश्चन वो लोग होते हैं जो या तो ठीक से पढ़े नहीं है, या फिर उनको मतलब वो नॉर्मल तरीके से सीरियस कैंडिडेट में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये वैसे तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये संवैधानिक रूप से भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से आप ये समझ गए कि आप करंट अफेयर से भी वो संविधान को लिंक कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बड़ा जजमेंट आया हुआ है या कुछ आया हुआ है तो वो कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, निजता का अधिकार, जो मैंने एक वीडियो डाली थी, सभी के लिए डाली थी, मैंने चैनल पर डाली थी, जिसमें कि मैंने बात बताई थी।
तो बाद में मैंने ये भी चीज बताई थी कि निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी, ये किससे आया है? ये आपका पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था, ठीक है, उससे ये इसको लाया गया है, मौलिक अधिकारों में इसको डाल दिया गया है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ सकता है कि निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी किस वाद के थ्रू आया, क्वेश्चन इस बार आ सकता है ये। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संबंध में कौन सा सच है? ठीक है, भूमि सीमा प्रावधानों के संबंध में कौन सा सच है? अब इसको कैसे कर सकते हो? पहला है, पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन मुर्गी पालन को बोलते हैं वो, केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, उनको छूट दी गई है। नेक्स्ट है आपका, कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, कोई गुजरात राज्य कोई स्पेशल स्टेटस में थोड़ी ना आता है कि जो वहां पर जो है कोई भी कृषक जो है गुजरात राज्य में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। किसी भी स्टेट में खरीद सकते हैं, बाकायदा वो जो है स्पेशल स्टेटस वाला ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? फोर्थ का आंसर है आपका सी, पी एंड क्यू बोथ। ठीक है, मान लीजिए पहला वाला स्टेटमेंट आपको नहीं आता, तो ऐसे समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन ऐसे हुए जो कि किसी से नहीं होंगे या गलत होंगे। थर्ड है आपका, फिफ्थ है आपका क्वेश्चन, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? सिंपल क्वेश्चन था, इथोपिया जो है कॉफी का जो है मूल स्थान है। सिक्स्थ है आपका, सिक्स क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते कि ये सबसे नहीं होगा, ये मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे बोल रहा है, कार्मिक मामलों में, कार्मिक मामले क्या होते हैं? मतलब जो लोग भर्ती होते हैं सरकारी विभागों में, केंद्र सरकार में, उनके जो मामले होते हैं, कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी कौन सी है? पहला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तो काम ही नहीं करती है, कार्मिक मंत्रालयों का काम नहीं करती है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक भर्ती एजेंसी है, ये कार्मिक मामले नहीं देखती, गलत। सी है भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, बिल्कुल गलत। और डी है आपका कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, ये सही। अगर कोई बंदा कार्मिक वर्ड से भी लगा देता ना इसको देख के, तब भी वो आंसर ठीक हो जाता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जो कि आपको ट्रिक से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक किसने स्थापित किया? सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से इतने हलवा क्वेश्चन आते हैं कि आप मतलब बहुत ही सिंपल लेवल पे अगर पढ़ के चले जाएंगे तब भी हो जाएगा। लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग्स ने जो है ये आपका इसको बनाया था। ठीक, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, आपको नहीं करना है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव अधिसूचना करने का अधिकार किसको है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि लोकसभा का जो चुनाव को अधिसूचित करा जाता है वो आपका इसको करा जाता है, बाकी के सारे काम होते हैं वो आपके चुनाव आयोग द्वारा होते हैं। ठीक, 10th क्वेश्चन, प्रतिरक्षात्मक रोग मतलब जो तरीके से इम्यूनिटी वाले जो रोग होते हैं, रोग का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? अब ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जो कि किसी से नहीं होगा, तभी तो कहते हैं कि जीएस में यदि आप 25+ जा रहे हैं तो आप बहुत ही ब्रिलियंट कैंडिडेट में से, बहुत ही अच्छे पढ़ा है आपने, अगर आप 25+ लेके जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए कि 30+ सारे सब्जेक्टों में और 25 तक आपको जो 25+ आपको जीएस में करने हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन तीनों में आपको 30+ एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करके आपको 30 से ऊपर 32, 33, 35 ये करके ले जाने हैं। जीएस में आपको जो है आप कितना भी अच्छा करेंगे तो आप 25 कर लेंगे, 30 तक तो बहुत ही रेयर, मुश्किल से 100 कैंडिडेट 200 कैंडिडेट पहुंच पाएंगे जो 30 सही करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरक्षात्मक रोगों के लिए इलाज के लिए कौन सी दवा है भाई? तो वैसे तो ये कोई सवाल मतलब इतना वैसा नहीं है, गामा ग्लोबिन इसका नाम है। 11th क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में कितनी श्रेणियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? ग्रामीण स्तर पर होती है, ग्राम होती है, फिर एक ब्लॉक स्तर पर होती है, फिर एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होती है, जिला स्तर पर। तो ये आपका पूरा होता है ग्राम पंचायत जो है। अब जैसे जो ग्राम स्तर पर होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर जो होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। ये आपका जो है पंचायती राज प्रणाली में 3 का ये स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी कह रहा है कि पीआईएल के संदर्भ में कौन सा सच है?
एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है। कोर्ट डिसाइड करती है, जज डिसाइड करता है कि किस चीज को उसको मानना है नहीं मानना है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों है जनहित याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है? बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका जो है। भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य कहां से लिया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक ही हमारे पास वो है, वो आपका जो लिया गया है कहां से? रूस से। और इसका रशियन में नाम क्या था? आईएनएस गॉर्चकॉव। आईएनएस गॉर्चकॉव इसका नाम था, जो कि भारत में जब इसको लिया, इसको खरीदा, तब इसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य रख दिया गया। ये एक जो है विमान वाहक पोत है, मतलब इस पे बाकायदा हमारे जेट फाइटर्स वगैरह तैनात रहते हैं समुद्र में। किसी भी समय हम किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले के निर्णय के कारण संविधान का पहला संशोधन हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। चंपकम दो रजाई बनाम मद्रास राज्य था। और फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा ही जो है आपका 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल। क्वेश्चन ये कई बार आया कि कौन से संविधान संशोधन से नवा अनुसूची को जोड़ा गया? तो नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, आपको यही चीज याद रखनी है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 53 धारा। अब इसमें बताओ, किसी को बुखार आ रहा है क्या? जो जितने भी टीचर हैं, जो ये टीचर बने फिर रहे हैं, जो आपको आईपीसी ऐसी गहराई में पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ गहराई में पढ़ने वाली बात? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, धारा 53 में क्या है? तो दंड है, 5 तरीके के दंड होते हैं। ठीक है ना, कितने दंड होते हैं? 5 तरीके के आपके दंड होते हैं। इसमें किसी को आपको कुछ हुआ, जैसे मृत्युदंड होता है, आजीवन कारावास, कठोर या सादा कारावास, संपत्ति के समर्पण और आर्थिक दंड। हो गया, खत्म। 16वां कह रहा है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मूल ढांचे की भावना ही यहां से आई है। ये कह रहा है कि केशवन, अब कितना बड़ा सवाल है, लेकिन इसने पूछा क्या है? इसने पूछा यह है कि उसमें जो आपका जो बहुमत था, जो 13 जजों की बेंच जो बनी थी, उसमें कितने का बहुमत था, क्या क्या था? अब देखिए इसमें क्या है, ये कंट्रोवर्शियल क्यों था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कि इसमें जो 13 जज थे, उसमें से 7 ने तो इसको हाँ करा था और 6 ने इसमें ना करा था। तो 7-6 का जो है बहुमत पे फैसला हुआ था। इसलिए कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है कि मान लो कि जैसे मान लो कल को जो है 13 जजों की बेंचों में 6 जज तो उसमें नाखुश थे, जो मना कर रहे थे, तब भी जो है ये काम कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया था, उसका रीजन ये था, 7-6 का मतलब ये था, उस समय लगभग ये 1973 की बात हो रही है, और उस समय इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा दबदबा था, ठीक है, जुडिशरी पे भी। तो इसलिए 6 जज जो है वो डायरेक्टली सरकार से कुछ भी, क्योंकि अगर मूल ढांचा घोषित कर देते तो सरकार तो संविधान में जो है संशोधन करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए 6 जज जो है वो एक तरीके से ऐसा समझ लो कि उन्होंने थोड़ा सा इसके नाम में इसको फैसले को दिया था। आयकर अधिनियम के तहत स्लैब जो होती हैं उनमें जो आयकर लगता है, जो इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स के साथ साथ यदि आपने इनकम टैक्स देखा हो, उसके साथ साथ 2 टैक्स और लगते हैं। ठीक है, उसको सेस बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक शिक्षा का उपकर होता है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए उपकर होता है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, सिम्बेक्स होता है, ये करंट का क्वेश्चन था। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नागरिक अधिकार कौन सा है? 17 में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा? अस्पृश्यता का। ठीक है, अनटचबिलिटी जो है वो इसमें दी गई है। 20 सिंपल करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं करना आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के लिए करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको सोचना भी नहीं है। यहां अगर आर्टिकल 2 दे देते तो वहां पे लड़के कंफ्यूज हो जाते कि यार आर्टिकल 2 और 3 दोनों में कुछ ऐसी बातें करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन जो है आर्टिकल 3 में किया जाएगा। आर्टिकल जो क्वेश्चन 22 है वो क्या कहता है? भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसको है भाई? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट डिसाइड करेगी, लेकिन घोषणा का अधिकार जो है घोषणा करेगा कौन? राष्ट्रपति। घोषणा आपका राष्ट्रपति ही करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल दिख रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल क्षेत्र के स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक मैंने ट्रिक बनाई थी, KLJPDS। जम्मू कश्मीर में जितनी भी आपकी श्रृंखलाएं हैं वो इस तरीके से चलती हैं, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौरादर और शिवालिक। अब ये बोल रहे हैं कि लद्दाख श्रेणी को कश्मीर घाटी है और चिनाब नदी से कैसे अलग करती है। अब सीधी सी बात है, लद्दाख को ये कर लो
और लद्दाख और कश्मीर घाटी बोल रही है, तो लद्दाख और कश्मीर घाटी, कश्मीर के नीचे वो लद्दाख, और लद्दाख के बाद कौन सी आपकी श्रृंखला आ रही है, वो आ रही है जास्कर। ठीक है, लद्दाख के बाद कौन सी आपकी श्रेणी आ रही है, वो आ रही है जास्कर, तो इसी के बीच में आपकी कश्मीर घाटी है, तो जास्कर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। 24, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, मनमोहन सिंह था। अब इसको कैसे याद करोगे आप? देखिए 1991 में जब हमारे यहाँ एलपीजी लगा, जब हमारे यहाँ जो है बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी, मात्र एक हफ्ते के लिए जो है भारत के पास जो है फॉरेक्स रिजर्व था, जो विदेशी धन था, जो कि हम दूसरे बाहर से जो है सामान खरीद सकते थे। उसी समय क्या हुआ कि उस समय जो है आपके मनमोहन सिंह जो है वो देश के वित्त मंत्री थे, और उन्होंने जो है वो क्या नाम है, एक नया फॉर्मूला लाए, वो थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको कि उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के तहत जो है एफडीआई को अनुमति दी गई। एफडीआई का मतलब बाहर की विदेशी कंपनियां जो है भारत में आके अपना जो है फैक्ट्री वगैरह खोल सकती हैं, यहाँ की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो एफडीआई की शुरुआत किसने करी? मनमोहन सिंह ने। 1971 में डिजाइन किए गए कौन सा, मतलब पहला कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछ रहे हैं, मेनली सभी को याद करना चाहिए पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिपर जो था वो पहला कंप्यूटर वायरस था। 26 क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग ओईसीडी बोलते हैं, सो ओईसीडी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इस तरीके से आपका होता है। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? आप सीधी सी बात है, ओईसीडी कहाँ का है? ये यूरोप का संगठन है, यूरोप पर है, तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? अब सफेद लोमड़ी और डार्विन लोमड़ी तो नहीं है, क्योंकि उड़ने की बात कर रहे हैं। अब इसमें चमगादड़ और उड़न गिलहरी में जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उड़न गिलहरी का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, तो क्योंकि वो मेनली क्या होता है, उसके थोड़ा सा पैरों, आगे के पैर और पीछे के पैरों के बीच में एक इस तरीके से चद्दर टाइप की जो लगी होती है, तो वो एक क्या करती है, वो एक पेड़ पे चढ़ती है और दूसरे पेड़ के लिए जो छलांग मारती है, और वो अपने आप को जो है लहराते हुए दूसरे पेड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन चमगादड़ जो होता है वो बकायदा उड़ सकता है वो, तो चमगादड़ को ही हम उड़न लोमड़ी कहा जाता है। किसी एक देश के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा निगरानी करने के लिए प्रशासनिक इकाइयों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है, मतलब इंटरनेशनल जो है एक इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे? तो ये है आपका इंटरनेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 29 में सोम ऋग्वेद में नर देवता थे, किसके देवता थे? तो आपको पता होगा कि सोमरस कहा जाता है। सोमरस मतलब सोम जो थी वो पौधों से निकलती थी, ठीक है, उनको पीस के निकलती थी, तो पौधे जो है वो आपका सोम देवता जो थे उनके हिसाब से ली गई है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री है? बिल्कुल गलत, करंट क्वेश्चन है ये। करंट क्वेश्चन आपको करना है, न्यूज टाइम में करंट क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं है। एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसमें दोस्तों, इसमें आपका 31 का आंसर हो जाएगा आपका फाइल। मान लो नहीं आता तो ये तीसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं। 2 क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो कि किसी से नहीं होगा। अच्छी बात है, हो सकता है इंग्लिश में आपको समझ में आ जाए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जैव विविधता में समृद्ध है? जैव विविधता मतलब ये देखिए, ये आ गया एनवायरमेंट से क्वेश्चन। मैं जो कह रहा हूं बार बार, एनवायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो एनवायरमेंट से आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों क्या है सॉरी, कि जैव विविधता का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह ऐसे देश जहां पर बहुत सारे पक्षी पौधे वगैरह डिफरेंट वेराइटीज वहां पर मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा, उनको बोलते हैं हम जैव विविधता में समृद्ध कंट्री। तो इसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनको कि बताया गया, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, जायरे। तो ये जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आपका पेरू हो जाएगा। नहीं पढ़ा है, अगर आप एनवायरमेंट पढ़ के नहीं जाते हो तो प्रॉब्लम है नहीं, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के खर्च के बारे में निम्नलिखित में से सच क्या है? स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि चुनाव केवल राज्य के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, केवल संसद के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, मतलब MAMP वाले। और यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगा। गलत बात है बिल्कुल।
ठीक है। अब यूपी स्टेट में चुनाव होंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि यूपी स्टेट में चुनाव जो है केंद्र सरकार, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए जो है बाकायदा कि राज्य सरकार उसका वहन पूरा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टेटमेंट जो है पी आपका ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका नाम था पीवी राजमन्नार। पॉलिटी के आप नोट्स देखेंगे, उसमें मैंने बताया आपको कि कौन कौन सी समितियां ऐसी बनी थी जो कि चुनाव सुधारों के लिए थी। उसमें मैं ये बताया गया कि पीवी राजमन्नार आयोग जो था। ई रेकॉम पोर्टल मत इसको करंट से क्वेश्चन था, उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, इस वजह से इसको दिया गया था। यातायात का प्रतीक क्या है? रुकिए, इसका आंसर है आपका रुकिए, इसका प्रतीक है। बीच में रेड 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 होता है ये, तो इसमें थोड़ा सा आया नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का दायित्व है? ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो सीधी सी बात है, ये पहला वाला जो है या तो आपका आ गया 43 में, आर्टिकल 43 में कहा गया कि ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो है आपका 43A में जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो दोनों के दोनों इसका आंसर होगा डी। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में कौन कौन सा ठीक है? यदि किसी प्रतिनिधि, कोई अगर ऐसा इंसान है जिसने आय का ज्ञात स्रोतों से ज्यादा कमाई कर रखी है और उसे अधिक पाई जाती है, मान लीजिए किसी ने ये बताया कि मेरी तो 100 रुपए कमाई है, लेकिन जब जांच होती है तो पता लगा कि इसकी तो 5000 रुपए कमाई है, तो वहां पर क्या होगा, इसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचन के लिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में यदि चुनाव आयोग को अगर गलत सूचना देते हैं तो प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं थी। अब लड़के क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सोर्स ढूंढेंगे, ये कहां से किया है, ये वाला क्वेश्चन कहां से है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये आप पढ़ने बैठ जाओगे तो सिर्फ इसी के बस के रह जाओगे। कॉमन सेंस को थोड़ा दिमाग खोलिए, जब आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग लॉजिक को यूज करेंगे तब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो कि जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो 4-4 महीने 6-6 महीने हो गए पॉलिटी पढ़ते हुए और क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं उसको। ठीक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, आपको वहां पर सब इंस्पेक्टर के लिए लड़ाई लड़नी है। स्वच्छ सर्वेक्षण नामक जो सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का स्वच्छ शहर, ये हर साल इसकी एक लिस्ट आती है। तो ये करंट से क्वेश्चन था उस टाइम पे, तो आपको इसको नहीं करना है। करंट में जो कंट्री जो स्टेट होगा वो आपको याद करना है। 40 है, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों के लिए अभियुक्ति, उक्तियां, सिफारिश। ये एक तरीके से चौथा क्वेश्चन मान लीजिए जो किसी से नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि 40 में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किसी से नहीं होंगे। 4 क्वेश्चन बचे कितने, 36। मैंने क्या बताया था आपको कि 5 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे। तो अभी आप ये बताइए कि इसको देख के आपको क्या लगता है, मैं गलत बोल रहा हूँ? तो दोस्तों एक्सपीरियंस से चीजें बताई जाती हैं। तो 36 क्वेश्चन आप ऐसे हैं, 36 में से आप अगर करना चाहेंगे, अगर आप ढंग से पढ़े हुए होंगे तो आप आराम से 28 से 30 आप क्वेश्चन मार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां टेस्ट सीरीज चलती रहती है। थैंक यू।